हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टू स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने हैं रगा का मॉक टेस्ट। ठीक है, नवंबर में जो आपका एग्जाम है 2020 में, उसके लिए मैं आपको टोटल 5 मॉक टेस्ट दूंगा और पाँचों ज़्यादा नहीं 5 ही दूंगा और पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है ना। और इन पाँचों में अगर आप स्कोर कर जाते हो लगभग 25 प्लस, तो समझ लेना आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। ठीक है, और मतलब ये कहो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर इसमें 25 आ गए और इंग्लिश में क्या हो गया भाई 15-16 भी आ गए, तो समझ लो 40 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, उतना एनफ होता है। और एक चीज़ ध्यान दो, अगर आप 2020 वाले इस वाले इनटेक के बाद नेक्स्ट इनटेक की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और उस टाइम भी ये वीडियो देखते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी एग्जाम के पैटर्न के जैसे हैं। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको वीडियो देने के 2-3 घंटे पहले दे दी थी, ताकि आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखो समझो। ठीक है ना। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा जो है जैन धर्म का संप्रदाय। ऑप्शन है यहाँ पे 4 चीज़। ठीक है, स्वातंब्रस, दिगंबरस, महासंगिका एंड A&B। ठीक है ना, बोल रहा है कौन सा जैन धर्म से रिलेटेड है। गाइस देखो, जैन धर्म जो था 2 पार्ट में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो वही है स्वातंब्रस एंड दिगंबरस। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा राइट, A&B। तो दोनों यहाँ पे सही है। ठीक है ना, मैंने बोला कि जैन धर्म 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर एंड दिगंबर में। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसिद्ध नबाकले बाढ़, ये जो फेस्टिवल है नकाब, ये क्या बोल रहा है भाई, नबाकले बाढ़ है। ठीक है ना, ये त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है। ये नाम थोड़ा अटपटा है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, बट गाइज ये जो है उड़ीसा स्टेट में जो है, इसमें इस त्यौहार को फेस्टिवल को मनाया जाता है। बस आपको याद रखना है। और मैंने पहले ही बोला था कि आपको स्टेट वाइज फेस्टिवल एंड कल्चर्स, डांस, फोक डांस जो होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको याद करके जानी होंगी, बिकॉज एग्जाम में पूछते रहता है। राज्यसभा की अवधि कितने ईयर्स की है। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती किए होंगे। देखो राज्यसभा का जो है, राज्यसभा अगर पूछेगा तो उसका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगर बोलेगा राज्यसभा के सदस्यों की जो है कितने वर्षों के कार्यकाल होता है, तो वो होता है 6 वर्षों का। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है, सिर्फ राज्यसभा का। तो ये अस्थाई, मतलब ये परमानेंट है, अस्थाई नहीं, अस्थाई सदन है। ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है ना, टेम्प्रोरी नहीं है। और गाइज इसके जो है प्रत्येक 2 साल में 1/3 मेंबर्स को क्या किया जाता है, रिटायर किया जाता है। ठीक है ना। अब रिटायर कौन होंगे आप समझ गए होगे। अब ऐसा नहीं कि जो हाल ही फिलहाल में आया वो रिटायर हो जाएंगे, नहीं, जो पहले से जिनका 6 साल कार्यकाल पूरा हो गया उनको रिटायर किया जाता है। अभी देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का तिब्बत में स्रोत नहीं है। मतलब कौन सी नदी है जो तिब्बत से होकर नहीं आती, वो है गंगा। क्यों, गंगा का उद्गम स्थान कहाँ पे भाई, तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है ना, कहाँ पे भाई, गंगा नदी जो है पूर्वी हिमालय से निकलती है। ठीक है ना, जिसको गोमुख कहते हैं। गंगोत्री का आपने नाम सुना होगा। तो ये जो है यही हो गया, बाकी छोड़ के। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पे है, द हेग। द हेग कहाँ पे है, नीदरलैंड में। ठीक है ना। अभी जीके पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैथ रीजनिंग है डिस्कस करने के लिए, जीके तो याद करने वाली चीज़ है। 2020 के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये एक अमेरिकन थे। अमेरिकन में कौन थे वो, लुइस ग्लुक। ये जो है फीमेल है। ठीक है ना, लुइस ग्लुक क्या एक फीमेल है जिसको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहे हैं, विश्व डाक दिवस निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आपने पहले पढ़ा हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, द वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक है ना। चलो जीके का सेक्शन खत्म। अब देख लेना जीके 7 में से कितने मार्क्स क्या हैं। तो आपके एग्जाम में भी 6 से 7 जो है जीके पूछेंगे, 6 और 7 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, इनके बीच में ही रहता है ये, किसी में 6 पूछते हैं, किसी में 7 पूछते हैं। और वही मैथ भी होता है, 15 में से आधा आधा बांट देते हैं, आधा जीके और आधा क्या होता है मैथ। ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है क्या होगा। मतलब समबाहु त्रिभुज बोले तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये क्या है ना, ये जो है एक ट्रायंगल है। ओके, ये जो है अगर इसका वैल्यू कितना है 14 है, तो इसका भी 14 हो जाएगा, इसका भी 14 होगा। तो पूछ रहा है कि इसका जो है एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4 और a², यही तो होता है। अब a² की जगह 14 का स्क्वायर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा √3/4 × 14 × 14। अब जो लोग हैं ना वो देख रहे होंगे, ये कट गया। ठीक है ना, 1 मिनट, यहाँ पे कुछ 2 बार में कटाओ इसको, 7 बार में। ठीक है ना, अब इसको क्या होगा 49√3। मैं अब आगे जो बोलने वाला था मैं बोल देता हूँ। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इसका कैलकुलेशन तो ईजी था, मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला होता है √3/a², इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का। अब ए का वैल्यू रख देना 14 और आंसर निकालना।
मैं बोलने जा रहा था, जो लोग सीरीज़ देख रहे होंगे मैथ 5 मैथ जो है 500 करके जो सीरीज़ आ रहा था, और रीजनिंग जो है 500 करके सीरीज़ आ रहा था, उनको यहाँ पे बहुत हेल्प मिलने वाला है, बिकॉज कुछ क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं, ताकि टेस्ट करने के लिए कितने आपके दिमाग में बचे हैं अभी। ठीक है, अभी देखो बोल रहा है ये वाला इक्वेशन सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो, आप वीडियो को रोक के ज़रा सॉल्व कर लो। अगर आपने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो पीडीएफ लिया भी है, सॉल्व किया है तो उसमें देखना है किस तरीके से सॉल्व किया था। गाइस देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये इजी सा इक्वेशन है, बट क्या है, ये पॉइंट आके हमें कैलकुलेटिव बना देता है ना, तो इसको पहले मल्टीप्लाई होता है, तो 6 इंटू 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम, तो 6 इंटू 4 5 को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 2.5 को क्या करेंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 27 हो जाएगा जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, 2.5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस वाले को हमें प्लस कर लेना है इसलिए। ठीक है, जब हम प्लस करेंगे तो 83 होगा, इसमें 12.5 को जब हम माइनस कर देंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा, 70.5 हो जाएगा। ठीक है, 70.5, तो राइट आंसर बी है। अब इक्वेशन है तो वीडियो को रोक के आप सॉल्व कर लिया करो। ठीक है ना, बोल रहा है 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्पीड से चल रही है। एक क्या बोल रहे हैं वो, टेलीग्राफ के खंबे को, छोड़ो ना किस चीज़ का खंभा है, बस समझ लो एक पोल है, उसको कितना समय पार करने लगेगी। देखो एक पोल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मान लो ये लंबा पोल है। ठीक है ना, इधर से एक ट्रेन आ रही है। ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है कितनी है, 75 मीटर है, और इसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है घंटे में, और ये मीटर में, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कितने सेकेंड में इसको पार करेगी। देखो इसका फार्मूला क्या होता है ये बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस किसको मानते हैं हम, ट्रेन की लंबाई को। ठीक है, 75 इक्वल टू ट्रेन की लंबाई हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। ओके, और ये स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर ना, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टाइम कितना लेगी वो हमें पता ही नहीं है, तो टाइम हमें टी छोड़ दो। ठीक है ना, तो इसको जाके सॉल्व करो, आपका बन जाएगा। ओके ना, तो ये देखो 6 के टेबल से कटाओ इसको तो 3 बार में कटेगा, और ये 10 बार में। ठीक है ना, अब फाइनली आप इसको कटा दो, जो वैल्यू आएगा टी का आंसर हो जाएगा। अब इतना इक्वेशन तो कर सकते हो। अब इस इक्वेशन को मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, 75 इंटू 60 इंटू 5/18 इंटू टाइम। आप इसको कटाओ तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 4.5। अब इतना इजी कैलकुलेशन तो आप खुद से कर सकते हो ना, अब इसमें भी जरूरी नहीं है कि मैं करूँ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। अभी बोल रहा है बी की कार्य क्षमता जो है ए की कार्य क्षमता से 20% अधिक है। ठीक है, एक इंसान बी है, ठीक है, और एक इंसान ए है, बट यहाँ पे कैपेसिटी किसकी, एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो बी की। ठीक है ना, कितना, ए से 20% अधिक है। ए किसी कार्य को अकेले 15 डेज के विदिन पूरा करता है, तो उसी कार्य को बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। गाइस देखो यहाँ पे बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, समझना। इस पे आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि बताओ कब हम वर्क का रेशियो निकालेंगे, कब इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे, मतलब डेज का रेशियो कब निकालेंगे, वर्क कब निकालेंगे, वही चीज़ मैं समझा देता हूँ। देखो दिया हमारा है यहाँ पे क्या, क्षमता। ठीक है ना, मतलब इफिशियंसी का दे रखा है, और आगे निकालना है हमें डेज में। ठीक है, तो इफिशियंसी का निकाल के उसको हम डेज में बदलेंगे, क्योंकि पूछ ही रहा हमसे डेज का, यही तो एक फार्मूला है। जब हमें डेज का दिया रहेगा और क्षमता पूछेगा तो हम डेज का रेशियो निकालेंगे, तब जाके वो एफिशिएंसी में निकाल के उसको जो पूछेगा वैल्यू निकाल देंगे सिंपली। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, जैसे क्या बोल रहे हैं, एक ए रेशियो बी क्या हो जाएगा ये बताओ। यहाँ पे किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लो 20% ज़्यादा है ना, तो ए का मान लो 100 है, तो बी का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। जब इसको हम कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/6। ये क्या एफिशिएंसी का है। ठीक है ना, जब हम इसका अगर हम टाइम का निकालेंगे तो मैंने बोला था जब 2 लोग रहेंगे तो सीधे उलट जाएगा, तो 6:5 निकल जाएगा। ठीक है इनका, और ए इसको कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। हम टाइम वाले का रेशियो यहाँ पे निकाल ले, ए रेशियो बी क्या हो गया, 6:5, और ए के लिए 15 दे रखा है, तो पहले से रेशियो में क्या है 6, तो 15/6 कर दो। ठीक है, और बी का पूछ रहा है तो बी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बस फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 75/6। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर 12.5, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं। और ये मैंने टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट से जाके कर लेना टाइम एंड वर्क। ओके,
अभी देखो एक अभिकर्ता जो है, एक मतलब एक दुकानदार जो है टीवी खरीदता है, ठीक है ना, समझ लो, जिसकी अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस, ठीक है, उस पर जितना मार्क करके हम लोग रख रहे हैं, ये इतने रुपए हैं, कितने भाई 10,000 हैं, और उसे उस पर 10% और 20% की लगातार डिस्काउंट मिलती है। तो इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, समझना यहाँ पे। वह क्रय मूल्य का 10% परिवहन में खर्च करता है, मतलब किराया उराया दे देता है जैसे आने जाने का, ठीक है ना, वो 10% देता है, जितने में उस टीवी को खरीदता है ना, उसका 10% आने जाने में खर्च होता है। तो उसे यह टीवी कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी ताकि उसे 10% का मुनाफा हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए ना हम बिल्कुल भी उसका क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे, उसके बाद उस पर हम कितना परसेंट खर्च किए, ये सब नहीं जोड़ेंगे। आप चाहो तो बेसिक मेथड से क्या कर सकते हो ना, पहले ये निकालो कि 10% और 20% का एकल डिस्काउंट क्या होता है, तब जाके इसमें डिस्काउंट करके तब इसका सीपी निकालोगे। सीपी निकालने के बाद उसमें क्या ऐड करोगे, जितने का सीपी है उसका 10% हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब मैं बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद क्या करते हो, तब जाके उसको हम 10% क्या करते हैं प्रॉफिट पे, ठीक है ना, मुनाफा मतलब प्रॉफिट पे सेल कराओगे, तब जाके आपका एसपी निकलेगा। लेकिन हम उतना नहीं करके सीधे सीधे एक रूल बताते हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो हमेशा याद रखना। ये है कितने का, पहले ये बताओ। ये है आपका 10,000 रुपये का, ठीक है, समझना यहाँ पे। पहला डिस्काउंट 10% दिया, इसका मतलब 100 माइनस 10, ठीक है, तो क्या होता है 90/100, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट 20%, मतलब छूट दे रहा ना यहाँ पे, जहाँ छूट बोलेगा वहाँ माइनस करना होता है, तो 100 माइनस 20 तो 80/100, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं ज़रा छोटा छोटा इसको लिख दूँ, रुक जाओ, ताकि यहाँ पे स्पेस कम है। पहले है 10,000 रुपये का, ठीक है ना, पहला 10% की डिस्काउंट है तो 90/100, दूसरा 20% का डिस्काउंट है तो 80/100, ठीक है, ये 80 लिख लो, कॉपी पे नोट करते जाना है इसको। अब इंटू लिखो, अब वो 10% और खर्च कर रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट नहीं, घर से लग रहा है, तो 10% को ऐड करेंगे तो 110/100, ठीक है ना। अब आगे जाके मल्टीप्लाई करोगे आप, और क्या कर रहे हो, उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है, लॉस नहीं, प्रॉफिट पे, तो फिर हम 10% ऐड करेंगे। अब इनको आप एक साथ लिख के वो कर दो, सॉल्व कर दो, तब जाके आपका वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 8,712। अगर विश्वास नहीं है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, और ये वाला मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे देना, यहाँ पे, ठीक है ना, मैंने नीचे लिख दिया, स्पेस नहीं है तो अब देखो इन 4 जीरो को हम कटाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। और देखो 1 2 3 4 नीचे भी जीरो है, तो 1 2 3 4 ये जीरो कट गए, बचे क्या हमारे पास 9 8 11 इंटू 11, ठीक है। मैं इसको काट के फिर से लिख दूँ, 9 8 11 इंटू 11, 9 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। 9 इंटू 8 कितना होता है 72, 72 को हम क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 से, तो 72 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ जाएगा वैल्यू 297 792, ठीक है। इनका वैल्यू आ गया 792, तो 792 इंटू 11, ठीक है। अब इसको 792 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे ही जाके हमें वैल्यू मिलेगा, तो जोड़ो 10 11 17 8, 8,712। कितना इजी से कंसेप्ट मैंने बताया और आपका आंसर आ गया। हमें कुछ ना तो सीपी निकालना पड़ा ना कुछ भी, बस ये परसेंटेज दिया है एक रेट करके ना, सिर्फ परसेंटेज देते गया है, प्रॉफिट मुनाफा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उतने परसेंट ऐड करते जाना था या फिर माइनस करते जाना था, मल्टीप्लाई करने जाता। अगर डिस्काउंट है तो 10% घटा दो, मतलब 90 हो गया, 20% हुआ तो 80/100 हो गया, परसेंटेज है तो 100 करते जाओगे। इसमें फिर परिवहन पे खर्च कर रहा है ना अपने पास से, तो उसको हम जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे 10%, फाइनली हमें 10% प्रॉफिट चाहिए, तो फिर हम 10% ऐड कर देंगे, और जो हमारा मेन प्राइस था उसको हम यहाँ पे मेन प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके आपका आंसर आ जाता, ठीक है। ये ट्रिक हमेशा याद रखना, एग्जाम में टाइम बचता है, बहुत ज़्यादा बचता है। दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का रेशियो जो है 5:1 है, ठीक है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो दो तरीका है, बेसिक क्या है, एक शॉर्टकट क्या है, मैं दो बताता हूँ। दो संख्या है यहाँ पे, जिस मान लो a प्लस बी जो है, और उनका जो है अंतर का अनुपात, मतलब बटा में a माइनस बी जो है, यही ना रेशियो हो गया 5:1। अब जाके आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 5b। ये सब फॉर्मूला जाके जोड़ घटाव करके, ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या है आपका 5a, एक मिनट में यहाँ पे लिख दूँ 5a माइनस 5b, ठीक है। अब ये जो है इसको इधर भेजो, मैं आपको शॉर्टकट ही बताऊंगा, और इसको इधर भेजो, तो 5a जब माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 6b हो जाएगा, ठीक है। 5b जो है माइनस में है, और ये प्लस है तो इधर आए क्या आ जाएगा 4a हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो b रेशियो a क्या निकल गया
2:3, B/A हमारा निकला 2:3, तो A/B क्या निकलेगा, उलट जाएगा ना 3:2। तो बड़ा और छोटा का यही हो गया हमारा 3:2, तो ऑप्शन बी। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन को इतना नहीं सॉल्व करेंगे, जब बोल ही रहा है कि बड़े और छोटे का निकालो, ठीक है, रेशियो, संख्या बताओ, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो निकालो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमें देखना है कि इनका जो है, अगर हम जोड़ने पे क्या आ रहा है, इसका 5 आना चाहिए और माइनस करने पे 1 आना चाहिए। देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, सही है। 2 को भी जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, घटाएंगे भी तो 1 आ जाएगा और घटाएंगे भी तो 1 आ जाएगा। बट 5 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो इसको हम लेंगे नहीं और इसको भी लेंगे नहीं, तो मतलब 2 और 3 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बड़ा और छोटा बोल रहा है ना, बड़ा किस में, 3 पहले बड़ा है और बाद में छोटा है, तो सिंपली हम डायरेक्ट को ऑप्शन को देख के बोल सकते थे इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ ही जा रहा है और घटाने पे 1 आ ही जा रहा है, तो हम क्यों उतना माथा पेचीज करें, डायरेक्ट हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट था। अब ये देखो 1/, ये तो ऐसा क्वेश्चन देखो इतना छोटा नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। अब 2-3 चीज़ और यहाँ पे जोड़ देगा बटा बटा करके, तो मैंने छोटा दिया कि आप समझ लो, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन करने में उतना प्रॉब्लम ना हो। बट मैंने हिंट कर दिया कि ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कम से कम डेली 2-4 करते रहो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले नीचे वाले को सॉल्व करो, तो 1 - 7/12 को करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 - 7 क्या हो जाएगा, 5/12। इसका वैल्यू आ गया 5/12, मतलब ऊपर में 1 था, 5/12। अब ये नीचे वाला ऊपर जाता है, ठीक है ना, तो 12/5 हमारा फाइनली आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ठीक है ना, 12/5। चलो एग्जाम में लेकिन छोटा नहीं देगा, वो बड़ा देगा, ठीक है ना, इतना समझ लेना। अभी देखो बोल रहा है 4 का पावर x + 8 है, तो 64 का पावर 2x + 1 है, तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। गाइज ऐसे क्वेश्चन के लिए समझो, यहाँ पे हम क्या 64 को, देखो ये क्या है ना, हम ऐसे क्वेश्चन में बेस ये होता है और पावर तो आपको पता ही, हम बेस को बराबर कर देते हैं, मतलब इधर 4 है तो इधर भी 4 कर दो, तब जाके पावर ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। तो 64 को हम 4 के बराबर कैसे लिखते हैं, तो 4 का पावर क्यों लिख दें, तो 64 हमारा वैल्यू आएगा। तो वही काम करो, यहाँ पे 4 का पावर क्यों लिखो, ठीक है, 4 पावर x + 8 बराबर 4 का पावर जब क्यू होगा तो ये 3 जो होगा ना, 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 2x + 1 करोगे ना आप, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 का पावर 6x प्लस में 3, ठीक है, क्योंकि 2 × 6 और 3 × 3। अब इसका क्या था, पावर x + 8, तो हम बेस को जो है ना ख़त्म कर दो, पावर को बराबर कर दो, मतलब x + 8 बराबर क्या हो गया था हमारा, x + 8 बराबर ये क्या था, 6x प्लस में 3, ठीक है ना, ये था हमारे पास। तो हम x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 5x, और 3 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 5, घट जाएगा 8 में से 3, 5 5 कट गया तो क्या बचा, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू आपके पास 1 ऑप्शन नंबर डी में है। सीधा सीधा बहुत अच्छा सा तरीका था और कुछ भी नहीं। अभी देखो, अब इधर से 16 नंबर क्वेश्चन से रीजनिंग स्टार्ट है और 30 नंबर तक रीजनिंग है, मतलब 15 क्वेश्चन रीजनिंग के है, ठीक है ना। सतीश को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है फरवरी की 15 के बाद लेकिन 18 से पहले, देखो 15 के बाद है और 18 से पहले, मतलब 15 और 18 के बीच में है, ठीक है। जब ये देखो पहले है, लेकिन जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन है जो फरवरी की 16 के बाद है लेकिन 19 के पहले है, ठीक है। तो बताओ फरवरी में किस दिन सतीश के बड़े भाई का या फिर सतीश के भाई का जन्मदिन है। देखो 15 के बाद है, 18 के पहले है, 16 के बाद है, 19 के पहले है, तो बचा कौन बीच में, 17 ही ना, और क्या बचा। तो इसका जन्मदिन 17 तारीख को है। बस ऐसे ही डेट लिख लेना है, क्वेश्चन इतना बड़ा देख के डरना नहीं है, डेट लिख लेना है और आपको सिंपली आंसर आ जाएगा 17 तारीख। अभी देखो ये क्वेश्चन समझो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपके लिए खास करके लेके आया हूँ। देखो एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है, तो सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण के बराबर चक्कर लगेगा, मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये पूछ रहे थे। अभी तो ये एंगल दे रखा है ना। देखो 1 घंटे की सुई 5 मिनट बढ़ती है, देखो 1 घंटा में सुई कितने 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60, बट यहाँ पे 5 मिनट बढ़ जा रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा 65, ठीक है, 65 हो रहा है, ओके। तो 65 बल्कि हो रहा है और बटा में लिख दो 60, जो हमारा रियल है, बढ़ के हो जा रहा है 65, ठीक है। बस एक शॉर्टकट समझना, जब भी ऐसा बोलेगा घड़ी 3 मिनट बढ़ जा रही है, 4 मिनट बढ़ जा रही है, तो बताओ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और ये बताओ यहाँ पे दे रखा है, ये तो हमारा किसके लिए हो गया, घंटे की सुई के लिए, बट हमसे पूछ रहा है ये क्या, सेकंड की सुई का, बताओ कितने डिग्री का वो कोण बनाएगी, ठीक है। तो बताओ मुझे ये बात कि सेकंड 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड ही होता है,
और 60 मिनट भी होता है, ठीक है ना। तो ये इनका रेशियो क्या होने वाला है, अब देखो मिनट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सेकंड का घड़ी सेकंड का सुई फास्ट चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मिनट भी बढ़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है हमारा, घंटा भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंटिन्यू तो सेकंड ही बढ़ता है ना। तो इसीलिए हम अब सेकंड पे ध्यान ना देखिए, अब इसी का रेशियो क्या मानते हैं कि ये जो है सेकंड की वजह से बढ़ रहा है, तो हम इसी के रेशियो को ले लेते हैं और ये हमें देखना है। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से। अब 360 से क्यों करेंगे, बिकॉज मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, ये 360 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक घंटे में घड़ी जो है घड़ी का कोई भी अगर मान लो कि सुई ले लो, मान लो 1 मिनट में मिनट वाले सुई को अगर पूरा घूमना हो तो बताओ वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, बताओ मुझे कमेंट करके। 1 घंटे में अगर पूरा घूमना हो तो 360 का बनाती है एंगल, इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 360 से। तो हमारा रेशियो क्या था, 65/60। तो हमें एक मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। किससे कटेगा ये, पहले इसको कटा लो, ठीक है। 5 से कटाओ, 13 बार में कट जाएगा, ये 12 बार में कट जाएगा 60, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये हो गया हमारा 390 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही है, सी, ठीक है ना। अब आपको कन्फ्यूजन यही होगा कि मैंने ये कैसे लिख दिया 65/60। गाइस देखो ऑलरेडी ये बोल रहा है कि पहले 60 डिग्री में चलती थी, मतलब 60 मिनट घूमती थी घंटे में, बट यहाँ पे 5 मिनट बढ़ जा रही है। तो अभी 5 मिनट बढ़ रही है, लेकिन पहले 60 चलती थी ना, तो वही उसी के अकॉर्डिंग सेकंड भी चलेगा। ये तो आपको पता ही है कि अब 1 मिनट में ही बोल रहा है, तो अब उसको आप 360 से कर दो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 1 सेकंड की सुई भी क्या 360 डिग्री घूमती है, तभी तो 1 मिनट होता है ना। मतलब 12 से अगेन 12 पे पहुँचती है, तभी तो 1 मिनट होता है। यही लॉजिक था और कुछ भी नहीं। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है ना। एक आदमी से अपने पति का परिचय करवाते हुए, मतलब इसमें क्या हुआ, एक आदमी से हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पति का परिचय करवा रही है। बट ये क्वेश्चन में इंग्लिश वाले में देखो, इसका फिर आंसर ही नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, ठीक है ना। अब एक आदमी का परिचय कराते हुए अपने पति से कह रही है। अब इसमें क्या हो गया, पति का परिचय करा रही है और इसमें एक आदमी का परिचय करा रही है। तो राइट आंसर हमें इंग्लिश को ले जाना है। यहाँ पे देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आदमी का परिचय करा रही है, ठीक है। बस इतना ही एरर था, बाकी आप हिंदी पढ़ सकते हो। अ वुमेन सेड, मतलब एक महिला ने कहा कि उसके भाई के पिता, मतलब इस आदमी के भाई जो हैं, इसके पिता जो हैं मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। ये किसके बेटे हैं, मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। ये वीमेन कह रही है, औरत कह रही है कि इसके दादा कब होंगे, तो इसके दादा के इकलौते बेटे, मतलब ये खुद भी महिला इसकी क्या है, बेटी है, ठीक है, इकलौते बेटे। तो बोल रहा है कि औरत का इस आदमी से क्या संबंध है, इस आदमी से ये इसकी क्या होगी, बहन हो गई, ठीक है ना। चलो तो ऐसे तो निकल गया। जब हम इस वाले को लेके चलते हैं तो राइट आंसर सी ही है। बट मैं आपको टेस्ट करने के लिए ये भी बोल दूं कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते तो हमारे पास क्या आता, पति का परिचय कराते हुए आदमी से। तो पति का परिचय कराना हो तो डायरेक्ट नहीं बोल देगी ये मेरा पति है, ठीक है। या फिर भी क्या बोल रही है कि एक महिला ने कहा, पति के बारे में अगर बोलती तो एक महिला ने कहा कि उसके भाई के, ठीक है, इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं, ठीक। तो इसका मतलब हो जाता है कि ये पति जो है इस महिला की बहन हो जाती। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ भी हो जाती और क्या हो जाती, वो भी हो जाती, वाइफ भी हो जाती। तो गलत चीज़ होता ना, तो वो तो होता नहीं। इसलिए इतने लाइन पे ध्यान जरा ना देखिए, आप इसकी हिंदी कर लेना। बट मैं जो PDF आपको दे रखा हूँ उसमें भी यही टेक्निकल एरर था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा राइट आंसर है, ठीक है ना। किसको हम, ये राइट आंसर नहीं है इसमें से, किसको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, रीड, रियल, रेडी, रैदर, रेटिफाई। अभी डिक्शनरी वाला मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे करते हैं। अब ये चेक करना है कि पहले आर के बाद दी है, आर के बाद दी है, इसमें क्या है आर के बाद दी है और इसमें आर के बाद दी है। तो पहले बताओ ई आता है कि ए, पहले बोलेंगे ए आता है, तो पहले ए वाले को गौर फरमाएंगे, ठीक है। तो रैदर या फिर रेटिफाई, देखो RAT तो ठीक आया टी तक यहाँ पर, बट एच इसमें है, फिर इसमें आई है चौथे नंबर पे। तो पहले एच आता है तो 4 पहले आएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रीड और ये वाला देखो, रीड, रियल, रेडी, ये वाला हम देखते हैं। तो RE के बाद, इन सब में RE के बाद A है, 3 नंबर तक तो सेम है, ठीक है। फिर देखो चौथे में क्या है, इसमें D है, इसमें L है और इसमें DY है। तो इसमें ज़्यादा हो गया, तो हम पहले ऑप्शन नंबर 1 को लेंगे, बिकॉज ये रीड के बाद इंड हो जाता है। उसके बाद फिर 3 ले लेंगे, रेडी है, उसके बाद 2 हो जाएगा, मतलब 45 132, ऑप्शन नंबर D है।
अब ये डिक्शनरी वाला आपने नहीं देखा है तो लिखना यूट्यूब पे डिक्शनरी रीजनिंग बाय A to Z स्टडी, आपको मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन समझो, कम बैक सून, ठीक है, तो इसको 9 4 और यहाँ पे 3 लिखा जाता है, ठीक है, 9 4 एंड 3 लिखा जाता है। वैसे ही बोल रहा है कि यहाँ पे सुन हियर ऑल को 412 लिखा जाता है। ओके, तो बोल रहा है कम ऑल को 29 लिखते हैं, तो हम हियर को क्या लिखेंगे इस, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, कम बैक सुन, ठीक है, और इसमें क्या है, सुन हियर ऑल, इसमें कॉमन क्या है, सुन, और इसमें भी सुन है, ठीक है, तो सुन को यहाँ पे लिख दो। सुन का मतलब क्या हो गया, कॉमन क्या है, 9 4 3, इसमें क्या है 9 1 4 1 2, तो कॉमन क्या है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो सुन का मतलब 4 हो गया, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या है बच गया, सुन को काट दे तो हियर ऑल, और इसमें भी है कम ऑल, ठीक है ना, तो ऑल का मतलब इसमें भी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 412 में 2 तो कट गया था, 1 मिनट 4 तो कट गया था हमें, 4 का मतलब हमने सुन निकाल लिया था, तो 12 में और ये 29 में कॉमन क्या है 2, ठीक है, तो ऑल का मतलब क्या हो गया 2। अब बचा कौन इसमें, सुन हियर ऑल में हमने ऑल का मतलब 2 निकाल लिया, सुन का मतलब 4 निकाल लिया, बचा हमारे पास हियर, तो बचा कौन था इसमें 1, तो हियर का मतलब क्या हो गया 1। ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आता तो बोलते हो कैसे कैसे करके आंसर ला देते हो, गाइस ये यही इसका लॉजिक ही है, ठीक है ना। कॉमन देख देख के इसका एक एक को डिकोड करते जाना है। अभी देखो 2 5 10 17 26 37 50, तो नेक्स्ट क्या होगा, इस वीडियो को रोक के जरा इसको सॉल्व करना। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस इसमें एक ऑड नंबर ऐड करते जाओ। जैसे हमने 2 में 3 को ऐड किया तो 5 आया, 5 में बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 5, तो 5 में 5 ऐड कर दो तो 10 आ जाएगा। बात समझ में आए, तो 5 के बाद ऑड नंबर कौन सा होता है 7, 10 में 7 ऐड कर दो, 7 के बाद 9 ऐड कर दो ऑड नंबर, ठीक है, 9 के बाद 11 ऐड कर दो, 11 के बाद क्या हमने 13 ऐड किया 37 में तो 50 आ गया, तो 13 के बाद क्या आता है, 13 के बाद 15 आता है, तो 50 में क्या करना है हमें 15 ऐड कर देना, तो 65। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। अभी बोल रहा है कि इनमें से किसका कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ये 4 ऑप्शन जो हैं, एक जो है प्रोविंशियलिज्म में से किसको हम नहीं बना सकते हैं। गाइस जरा ध्यान से देखना प्रोविंशियलिज्म की एक एक लेटर को, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये मिलेगा कि इसमें कहीं भी टी नहीं है प्रोविंशियलिज्म में, और लेकिन इनिशियल में टी है। देखो बोलने में इसमें भी स आ रहा है प्रोविंशियलिज्म, और इसमें भी क्या है इनिशियल, तो हमें लगता है ना कि स वाला कुछ है इसमें, बट इसमें टी कहीं है ही नहीं, और इनिशियल में टी है, तो टी हम नहीं बना सकते ना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, ये बोल रहा है 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, ठीक है ना। अकबरपुर जो है वो फतेहपुर से छोटा है, ठीक है, तो एफ नीचे आ गया फतेहपुर, और अकबरपुर उससे भी नीचे आ गया, ठीक है। धनबाद जो है पलामू से बड़ा है, बट अभी पलामू का जिक्र ही नहीं हुआ तो हम लिखे क्या, छोड़ दो उसको। बराबकी जो है फतेहपुर से बड़ा है, तो फतेहपुर से बड़ा कौन है, बराबकी, ठीक है, BA, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना बड़ा पलामू है, तो पलामू से, ठीक है ना, क्या है छोटा है बराबकी। अब बोल रहा है क्या, धनबाद जो है पलामू से बड़ा है, तो पलामू से बड़ा है धनबाद, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, धनबाद, तो राइट आंसर सी हो गया हमें। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि एक कक्षा में राजन ने 11वां स्थान पाया, और वो पास हुए लड़कों की सूची में नीचे से 31वां था। देखो इसको ऊपर से 11वां स्थान आया, और नीचे से काउंट करने पे ये 31वां स्थान आया, ठीक है ना। तो ये 2 बार काउंट हुआ ना लड़का, ऊपर से भी 1 बार काउंट हो गया, नीचे से भी 1 काउंट हो गया, एक ही लड़के को हमने 2 बार काउंट किया। अगर तो इसको हम जोड़ेंगे तो हम जोड़ के 1 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि एक ही इंसान को 2 बार थोड़ी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और 1 लड़का असफल रहा, तो कक्षा में कुल कितने संख्या थे। तो देखो सबसे पहले ये काउंट कर लो कि नीचे ऊपर से 11वां था और नीचे से 31वां था, तो पहले इसको जोड़ो, या फिर डायरेक्ट जोड़ के 1 कम कर लो, तो 31 + 11 करोगे तो क्या होगा 42, 42 में से 1 गया 41, ठीक है। तो हमें 1 कम हो गया, क्योंकि एक ही लड़का को हम 2 बार काउंट कर रहे थे, एक बार 11 नंबर पे, एक बार 31 नंबर पे, किसको, राजन को, तो एक ही बार गिनना है ना, उसको 2 बार नहीं गिनना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कितने 41 लड़के मिल गए। आगे 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दिया और 1 जो है असफल हो गया, फेल हो गया, तो अब बताओ कितने लड़के बचे, 45, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 45। अभी नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे सीधे क्या किया, क्या किया भाई, 8 मीटर चला, ठीक है ना, 8 मीटर दूरी तय की और सफ़र किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर 8 मीटर चला, अंत में वो दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला। तो वो पहले से अभी कहाँ पे है ये बताना है आपको। कैसे बताओगे, तो वीडियो को रोक के बताओ, क्वेश्चन सॉल्व कर लो फिर बताओ।
पहले वो क्या बोल रहे हैं ना, ए से बी तक गया, मान लो यहाँ तक गया 8 मीटर, यहाँ से वो राइट साइड मुड़ा, कितना मुड़ा 4 मीटर चला, और फिर यहाँ से राइट मुड़ा, तो ये दक्षिण में जा रहा है, साउथ में, तो राइट हमारा इधर होगा 8 मीटर, इसके इक्वल मुड़ा, और यहाँ से फिर एक बार राइट मुड़ के 3 गया, तो इस बार राइट मुड़ के 3 जाएंगे हम ऊपर, ठीक है। तो ये जो है पूरा अगर चलता तो 4 मीटर होता है, बट इतना ही चला ना, इतना ही, तो ऊपर कितना बच गया, तो ये पूरा कितना था 4, तो 4 में से 1 गया 3, तो सॉरी 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। तो 1 मीटर उसने, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थान से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ईजी है, उतना समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ भी गए होगे, काफ़ी समझदार हो, ठीक है ना। अभी ये देखो क्या बोल रहे हैं, खीरा, मसाले और खाद्य, मतलब ककम्बर, स्पाइसेस एंड फूड में से एक ग्राफ कौन सा बनेगा। गाइस देखो यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो को रोक के दिमाग लगा लो, बट मैं बताऊँ कि देखो खाने वाली चीज़ें फूड, ठीक है, इसके अंदर खीरा और इसके अंदर मसाले, बिकॉज दोनों अलग अलग चीज़ें, मसाले और खीरा अलग अलग है। तो देखो ये किसका चेहरा बन गया, ठीक है, तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। अभी देखो गाइज यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, नॉन वर्बल बोल रहा है, चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट, मतलब पूछ रहा है बाकियों में से कौन सा एक फिगर ऐसा है जो सबसे डिफरेंट है। आपको मैंने PDF दिया था, आपने दिमाग लगा लिया होगा, नहीं लगाया तो देखो मैं लगवा देता हूँ। सभी मतलब फिगर पे गौर फरमाओ, ठीक है। तो आपको मिलेगा, देखो ये 3 फिगर एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक सीधा है, उसके बाद फिर दिख रहा है कि आपको उस डायरेक्शन में जाता हुआ, मतलब 3 के बाद एक वैसा मुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें देखो इसमें भी 3 के बाद जो है उसके डायरेक्शन में एक के बाद एक ऐसे मुड़ा हुआ है। इसमें देखो डायरेक्शन चाहे कोई भी हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उससे मतलब नहीं है। इसमें भी 3 है, और जिस डायरेक्शन में ये ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, उसके बाद एक सीधा सीधा लाइन है, उसके बाद एक और ऐसा मुड़ा हुआ है। इसमें भी देखो 3 ऐसे मुड़ रहा है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद एक ऐसा इंसान जा रहा है। लेकिन इसमें देखो ये तीनों जब जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो इसके बाद जो है 3 स्ट्रेट लाइन के बाद एक ऐसा जा रहा है, ठीक है, मतलब इनके पीछे से ये आ रहा है सिंगल लाइन। बाकी सब में 3 के बाद आगे है, 3 के बाद आगे है, और इसमें क्या है 3 के पीछे है, ठीक है ना। तो यही देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है डिफरेंट है। कुछ भी था नहीं जो मैंने आगे पीछे बोला, वीडियो को रोक के खुद से एक बार देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। अभी बोलो कि इसमें से नेक्स्ट वाला सीरीज़ क्या होगा, इन 5 फिगर के बाद छठा फिगर क्या होगा, इसमें से आपको चुनना है। गाइस देखो मैं इसको पहले जूम कर दूं, हाँ अब देखो, अगर आपने PDF आपको नहीं मिला है तो देख लो इसको। ये बताओ मुझे कि ये इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो इसके बाद इनमें से कौन सा होगा। गाइस देखो यहाँ पे बनाने का तरीका, ऊपर में जो कॉर्नर पे है ना, इस बार नेक्स्ट में यहाँ पे आ जा रहा है। देखो S था तो S को उल्टा करके यहाँ लाया गया, S को यहाँ पे जब हम मिरर ला देंगे, ऊपर से नीचे डायरेक्ट पलट देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जब N है तो यहाँ पे देखो N को अगर हम उल्टा कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ L है तो L को हम जब सीधे पलट देंगे ऊपर वाला चीज़ नीचे लाके तो ऐसे बन जाएगा। अभी यहाँ पे उल्टा Y है, उल्टा Y को जब सीधा करेंगे तो बेचारा ये सीधा Y बन गया। अभी यहाँ पे Z है, तो हमें देखना है कि इनमें से Z कहाँ पे आएगा। तो Z को जब हम पलटेंगे ना तो ये कौन सा Z बनेगा आपको पता है, ऐसा Z बनेगा, ठीक है। बट ऐसा Z इसमें भी है, C और D दोनों में है। तो राइट आंसर कौन है, तो राइट आंसर वो है कि जो ऊपर में पहले से मेंशन नहीं है। इसमें देखो S है तो S वाला तो पहले आ गया, S इसके साथ लगा हुआ है, तो बोलोगे कि S रिपीट नहीं करेगा क्या, नहीं, अगर S रिपीट भी करेगा तो Z के साथ क्यों करेगा, ये एरो के साथ करेगा ना। तो इसलिए ये वाला चीज़ नहीं होगा, राइट आंसर C बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसके साथ ऊपर में देखो एक नया वर्ड, एक नया लेटर आया है C, जो कि कहीं भी मेंशन नहीं है, तो राइट आंसर C है, ओके। अभी देखो आगे वाले सीरीज़ में फिर भी वही चीज़ है, इसमें भी वही करना है जो हमने पीछे काम किया। देखो गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो भी है बहुत ईजी है, ठीक है। वीडियो को रोक के जरा ध्यान लगाओ, ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। इसमें क्या है ना, इसमें एक फिगर है, कौन सा, देखो यहाँ पे खाली है, बट यहाँ पे देखो ये चीज़ प्लस, ये जो है उठ के यहाँ आ गया प्लस, ठीक है। अभी देखो फिर यहाँ पे जो चीज़ खाली है नेक्स्ट वाले में माइनस उठ के यहाँ आ गया, ठीक है ना, यहाँ आ गया। फिर देखो यहाँ पे का जो ट्रायंगल नीचे था ये ऊपर की ओर सटे जा रहा है, मतलब यहाँ वाली जो फिगर है इस साइड से सटे जा रहे हैं, देखो लास्ट में सटते 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 अब यहाँ का नीचे का पोर्शन खाली हो गया जो ऊपर खाली था। इस बार क्या होगा, ये फिगर जो है उठ के इसकी तरफ आएगा, फिर सभी तो ऐसे ही जा रहे हैं ना, ऐसे ही यहाँ से उठ के इधर जा रहे हैं, तो जहाँ स्पेस बचेगा लास्ट में ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। मतलब बाकी सब तो अपने अपने जगह पे रहेंगे, ये ट्रायंगल भी, ये माइनस भी, ये प्लस भी, और ये जीरो भी, बस ये वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो डार्क वाला जीरो ऐसे बन जाएगा। तो ये देखो एग्जैक्टली ये वाला फिगर कहाँ पे है, ये चूज़ करना है आपको। तो एग्जैक्टली कहाँ पे मिलेगा,
कहाँ पे मिल रहा है भाई, तो ऐसा फिगर जो है डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। देखो ये रहा, दिखा क्या, हाँ दिख गया, तो राइट आंसर डी है। तो आज लास्ट का फिगर देखो क्या है, ये लास्ट का फिगर है, बोल रहा है एक जीरो है, जीरो के बाद ऐसा है, सर्कल है, सर्कल के बाद ये देखो सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो फिर एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के बाद बड़े वाले ट्रायंगल के बाद एक स्क्वायर है, फिर स्क्वायर है। यही देखो कुछ भी करना नहीं था। सर्कल में कितनी आकृतियाँ होती है, एक मतलब साइड होते हैं, एक साइड, उसके बाद एक नया फिगर, जो फिगर है पहले है उसको बाहर निकालना है, इसके अंदर एक नया फिगर डालना है, ठीक है। फिर एक या ट्रायंगल था तो ट्रायंगल को हम लोग बाहर ले गए, ट्रायंगल के अंदर एक नया फिगर लाएं, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को बाहर करेंगे और स्क्वायर के अंदर एक नया फिगर लाएंगे जो पहले से यूज़ नहीं है। तो इसमें से कौन सा है स्क्वायर, तो स्क्वायर ये है, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर है तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। एक स्क्वायर ये भी है, बट ये ट्रायंगल अंदर ले रखा है तो ट्रायंगल ऑलरेडी आ गया, तो ट्रायंगल को नहीं लेंगे, और ये भी नहीं लेंगे बिकॉज सर्कल भी पहले आ गया। तो राइट बचा हमारे पास डी, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर वो 5 साइड वाला फिगर आया जो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है, इतने में नहीं किया ना, तो राइट आंसर डी है। आई होप गाइज आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी और इस मॉक टेस्ट में आपके 25 प्लस स्कोर किया होगा। यहाँ पे आप 25 स्कोर कर जाते हैं, लेकिन विद इन टाइम में 30 मिनट्स के अंदर आप अगर इतना स्कोर किए होगे तो गाइज आपके डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक एक घंटा लगा रहे हो उसको सॉल्व करने में, ठीक है। सो समझ चुके होगे, तो कमेंट करके बताना टोटल कितने मार्क्स आए, और हाँ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।